हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जी के साथ में, जहां पे वो कह रहे थे कि बचपन से ही भारत में हर बच्चा अपनी मां को AI यानी कि आई कह के पुकारता है, तो भारत में AI की जागरूकता बहुत ज्यादा है। अब उन्होंने भी मजाहिया लहजे में कहा था और इस पे जो मीम्स बने वो भी एक अलग स्तर तक गए। खैर, जिस विषय पे बात हो रही थी वो बात समझना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में इस समय AI क्रांति सी चल रही है। मतलब आप हर दूसरी रील को देखेंगे जो AI से रिलेटेड किसी न किसी विषय पे बात करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, पीछे जो आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है ये भी AI द्वारा जनित है, जिसपे मैंने थोड़ा सा वर्क किया और ये इस प्रकार से बन गया। इसका मतलब क्या कि अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो AI के बहुत सारे उपयोग हैं। वर्तमान में दिल्ली में AI में समिट चल रही है, आप सबको पता है 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये समिट चलेगी। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े क्षेत्रों के लोग आए हैं। लेकिन इस AI समिट के दौरान एक बात और ध्यान में आ रही है, जो वर्षों पहले 1955 में होमी जहांगीर भाभा जी ने कहा था। वही भाभा जो भारत की जो परमाणु क्रांति है उसके जनक माने जाते हैं। हम इस पर ही विस्तार से बात करेंगे कि उन्होंने मतलब भाभा जी ने किस विषय पे आके कहा कि नहीं, अगर आप इसमें सुधार नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और हम पीछे रह गए। और कहीं AI के लिए भी उसी दिशा में सोचना हमारे लिए जरूरी तो नहीं? क्या अगर हम भाभा जी के उस समय कहे बात को अगर इस समय फॉलो नहीं करते तो क्या हम बहुत पिछड़ जाएंगे? इस विषय पे हम विस्तार से बात करेंगे कि उनकी कौन सी सीख थी जिसे भारत फॉलो नहीं कर सका और बहुत पीछे हो गया परमाणु क्षेत्र में। AI के क्षेत्र में भी हम पीछे न रह जाएं, इसलिए उस सीख पे कैसे अमल करें, इस पे भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है, इधर ये इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ जाइए। और अगर आपको ग्रुप ना मिल रहा हो तो टारगेट UPSC बाय विकास सिंह डालेंगे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे स्कैन करके जुड़ जाइए, वहीं पे बातें मुलाकातें होंगी। बाकी मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे भी मुझसे मिल सकते हैं। चलिए, बात क्या है कि वर्ष 2023 में जहां G20 सम्मेलन हुआ था, यानी कि वही भारत मंडपम, वहीं पे इस समय पूरे विश्व के जो बड़े टेक जायंट्स हैं, देश जो टेक को AI को से खुद को एम्पावर करना चाहते हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। ठीक है, अद्भुत AI इंपैक्ट समिट जो चल रही है इस समय, है ना, 16 से 20 फरवरी भारत मंडपम में चलेगी। ठीक है, ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 2023 में अगर हम देखें तो ये चीज ब्रिटेन में आयोजित हुई थी, UK में, 2024 में सोल में हुई थी और 2025 में पेरिस में हुई थी। इसका मतलब जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, ये सभी तो अगले देश हो गए। ग्लोबल साउथ का जो लीडर है यानी कि जो भारत है, वहां पे ये समिट जो है वो आयोजित की जा रही है। ठीक है, मुख्य अतिथि PM नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचई, सैम ऑल्टमैन, डोरी अमरोई, और निश्चित तौर पर ऐसा जो गेट्स फाउंडेशन का कहना है कि बिल गेट्स साहब भी वहां पे आएंगे। हालांकि जो एप्स्टीन फाइल के बाद चीजें लग रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। खैर, इस जो ये थीम की जब हम बात करते हैं उसके आने से पहले भारत ने इस समिट की जो थीम रखी है वो रखा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब AI फॉर वेलफेयर ऑफ इंडिया, ये इसकी थीम है। और जैसे इमैनुअल मैक्रोन वगैरह लोगों को जब हम देखते हैं सुनते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी हमने देखा, उनके उस आर्टिकल को भी देखा जो बड़ा ही पब्लिश हुआ कि किस प्रकार से वो उसको देख रहे हैं। तो 500 से ज्यादा सेशन होंगे, 2500 से ज्यादा स्पीकर्स में बात करेंगे, और वे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए एक अद्भुत अवसर होने वाला है। अगर आप देखा जाए तो अगर भारत में अगर AI के क्या कहते हैं विकास के हिसाब से देखा जाए तो 68 बिलियन के आसपास का अगर आप देखें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन इन्वेस्ट कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं। और लगभग 7.2 करोड़ भारत में अगर ChatGPT के उपयोगकर्ताओं की बात की जाए तो लगभग मतलब 8 करोड़ बड़ा अमाउंट है कि भारत में इतने ज्यादा लोग ChatGPT को किसी न किसी स्तर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, विच शोज कि भारत कितना बड़ा मार्केट है। अब जैसे सैम ऑल्टमैन यहाँ पे आए हैं, उनका फायदा क्या है? उन्हें पता है कि भारत इतना बड़ा, मतलब भारत की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ लोग इनके यहाँ पे ट्रैफिक आ जाए तो इनका ऐप जो ठप हो ही जाएगा, बाकी चीजें स्लो हो जाएंगी, लेकिन मार्केट के हिसाब से इनको बड़ा बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग भारत इसलिए भी आए हैं क्योंकि भारत जितना बड़ा मार्केट है उसको टैप करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, हम बात करें क्या कि 1955 से 2022 क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। थोड़ा सा हम एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है,
1955 का जो इरा था वो परमाणु इरा था, परमाणु क्रांति चल रही थी उस समय, ठीक है। उस समय अमेरिका बनाम सोवियत की लड़ाई चल रही थी और भारत उस समय सेतु निर्माता का काम कर रहा था, ठीक है। भारत जो था वो क्या था, वो ब्रिज बिल्डर था। भारत बेसिकली एक प्रकार से जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ में वो उन लोगों को जोड़ रहा था जो इससे इतर थे, है ना। अब हुआ क्या कि इसके कारण बहुत से देश सीधे आधुनिकता की तरफ आ गए। हम अभी आएंगे, उस विषय पे भी आएंगे। अब 2026 एआई का युग है। अब यहां पे अमेरिका बनाम चीन की जंग चल रही है और भारत एक बार फिर से जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए सेतु निर्माता का काम कर रहा है और भारत यहां पे वेलफेयर ऑफ ऑल चाहता है। लेकिन वो बात क्या थी, जिस बात को हम जिक्र करना चाहते हैं आज के इस वीडियो में, वो बात ये थी कि नेहरू और भाभा के बाद, क्योंकि भाभा की मृत्यु होती है, उसके बाद नेहरू जी की मृत्यु होती है, बड़े ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हम सबको पता है कि भाभा जी की मृत्यु होती है, फिर नेहरू जी की मृत्यु होती है। उसके बाद तो भारत का जो परमाणविक विकास था वो बड़ा डाउन चला गया था, बड़ा स्लो हो गया था। फायदा क्या हुआ कि चीन और दक्षिण कोरिया परमाणु निर्यात में भारत से बहुत आगे चले गए और इसका फायदा उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा पड़ा। बहुत से बच्चे कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सर एकदम से क्या हुआ कि चीन इतना ज्यादा ऊपर चला गया। ये कुछ कारण ऐसे थे जो चीन भुनाने में सफल रह गया, भारत नहीं भुना पाया उसको, ठीक है। तो भारत न्यूक्लियर आइसोलेशन का शिकार हो गया था, यानी कि एकाकीपन का शिकार हो गया था और निश्चित तौर पे वैश्विक स्तर पे जो उसको घेरा गया वो तो 74 की बात है। लेकिन इस दौरान जो आपके लीडर है, विजनरी लीडर हैं, एक जिन्होंने अनुमति दी, एक जिन्होंने प्लान किया, वो दोनों ही नहीं थे। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का प्रोग्राम डाउन साइड में जाना था। तो भाभा ने पहले ही कहा था, भाभा ने कहा था कि इस प्रकार की चीज को हमें क्या है, लगातार सतत रूप से इवॉल्व करना होगा। अगर हम कहीं पे भी थोड़े भी स्लो डाउन होते हैं, भारत को नहीं पता था कि लॉन्ग टर्म में ये रिपरकशंस मिलेंगे कि हम प्रगति या विकास के मामले में कहीं पे स्लो हो जाएंगे। लेकिन उनके और नेहरू के जाने के बाद ये चीजें स्लो डाउन हुई, भारत ने झेला। फिर 1974 में जब हम उस पहले परमाणु विस्फोट को देखते हैं, ट्रायल को देखते हैं, उसके बाद तो हम पे सैंक्शंस भी लग जाते हैं, हम और पीछे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब एआई के क्षेत्र में भारत को कम से कम इस जो दिक्कत है इससे निपटने की जरूरत है, या एटलीस्ट जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने की जरूरत है। जितना ज्यादा भारत इवॉल्व होगा, भारत के भविष्य के लिहाज से वो चीजें उतनी सही हैं। चलिए, अब अगर हम एआई के वर्चस्व की बात करें तो आप इस मैप में दो क्षेत्रों को देख सकते हैं। एक तरफ है यहां पे चीन और एक तरफ है इधर यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हम सबको पता है कि इनके बीच में जो कैट एंड माउस वाली फाइट चल रही है वो लंबे समय से चल रही है। लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि फायदा भी इन दोनों को ही हो रहा है। एक जो है वो ते चिप बना रहा है और दूसरा जो है वो उसको इंटरनेशनली गाली भी दे रहा है, लेकिन बैकएंड पे उससे सपोर्ट भी मांग रहा है ना। खैर, इसके ही ऑल्टरनेटिव खोजने के प्रयास में अमेरिका लगातार लगा हुआ है। अब जैसे जब इधर चैट जीपीटी आया, उधर डीप सीक आ गया, तो कहीं ना कहीं चीन भी लगातार लगा हुआ है। हम कितने सुपर कंप्यूटर्स को देखते हैं जिनका उत्तर चीन ने भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये दो जायंट्स हैं। हमको इन जायंट्स के अलावा एक अलग, एक ग्लोबल साउथ के लिए एक लीडर के तौर पर उभरना होगा, ठीक है। तो क्या है, अमेरिका और चीन के बीच एआई हेजेमनी चल रही है। हथियार एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और चिप बैंस जो चिप है उन पे बैंस पे हमने देखा यहाँ पे, है ना। भारत की स्थिति क्या है कि हम अमेरिकी बिग टेक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं और हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अगले 5 से 10 वर्षों में इवॉल्व नहीं कर सके कॉन्टिन्यूसली तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, जैसा हमने न्यूक्लियर क्षेत्र में देखा। तो 21वीं सदी में हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा एआई के पर्सपेक्टिव से। यही ये आर्टिकल बताना चाहता है। थोड़ा सा हम देखें तो क्या है कि लगभग $283 बिलियन का ये सेक्टर है। अगर हम एआई की बात कर लें, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अभी हाल में एक आपने ऐप के बारे में भी सुना होगा, बेसिकली एआई इनोवेशन है, विस्तार नाम से। जरा मुझे बताइएगा किससे रिलेटेड है, क्योंकि इसने अद्भुत इनोवेशन किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में किसानों के लिए। पर अगर इसके इतर भी कुछ आप बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उत्पादकता में बहुत भारी वृद्धि होगी, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नौकरी पे संकट है, जैसे बीपीओ कॉल्स या कंटेंट राइटर्स, इनके जॉब पे संकट है। तकनीकी पे निर्भरता, मतलब हम टेक पे इतना ज्यादा निर्भर ना हो जाए कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं
वो एकदम से कमज़ोर हो जाए। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें 1986-87 में वो विरोध भी आता है, जो याद आता है, जो कैलकुलेटर के अगेंस्ट में हुआ था कि ये सबकी जॉब छीन लेगा, दिमाग को कुंद कर देगा। वो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं जब एआई आएगा तो हमारा दिमाग एक अलग प्रकार से चलेगा। हो सकता है परंपरागत तरीके से ना चले, लेकिन अलग प्रकार से चले। ठीक है, चलिए भारत की ताकत की बात करें तो क्या है, भारत के पास विशाल डेटा और यूपीआई जैसा स्ट्रक्चर है। हम यूपीआई पे कितना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं हमें पता है। आप पेटीएम से लेके यूपीआई से लेके तमाम ऐप्स की क्वालिटी देखिए, बड़ा अद्भुत है वो आप पे। ठीक है, रणनीति क्या है, एआई को लग्जरी नहीं बल्कि जन कल्याण का साधन बनाया जाए। और अगर सरकार ये वास्तविक अर्थों में करने में सफल हो गई तो ये भारत के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण होगा और पूरे विश्व को एक बड़ी नजीर जाएगी वहां से। ठीक है, इंडिया के एआई मिशंस क्या हैं, जैसे जीपीयू क्लस्टर्स, कंप्यूटिंग क्षमता और भारतीय भाषाओं के लिए मल्टीलिंगुअल मॉडल शामिल है। अभी मैंने जब विस्तार की बात की तो इससे ही जुड़ता हुआ है। कुल मिला के भारत, जब मैं कहता हूं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, तो भारत उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे की राह क्या हो सकती है भारत के लिए कि राष्ट्रीय क्षमता पर निर्माण, जीपीयू क्लस्टर्स का निर्माण करें, कुशल मानव बल तैयार करें, वे लोग जो एआई के लिए अद्भुत फोर्स का काम करें। ठीक है, सिर्फ है ना, हम उपयोगकर्ता ना बने, हम निर्माता भी बने, हम बनाए भी, है ना। हम चाहे एआई मॉडल से बनाए पर हम बनाए भी। हालांकि इस स्तर पे भारत में अच्छा काम भी हो रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, अमेरिका, जापान, जर्मनी से हम सहयोग लें, उन पे काम करें, है ना। सप्लाई चेन्स को खुली रखें, जिसके साथ भी हमको सपोर्ट करना हो कर सकें, और आइसोलेशन से बचें। वही आइसोलेशन जो 1955 में हमने देखा परमाणविक युग में, परमाणविक क्रांति के समय में हम बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे, है ना। वैश्विक शासन क्या, यूनाइटेड नेशन में ठोस नीति का सुझाव देना कि क्या और बेहतर, ताकि अन्य देशों की नजर जाए कि हाँ ये हमारा लीडर है, ये जो है मजलूमों का लीडर है, शोषितों वंचितों का लीडर है, ये हमारे साथ जाएगा, है ना। और ग्लोबल फोरम पे साइंटिफिक पैनल के गठन के नेतृत्व में आप काम करें, और निश्चित तौर पे आपको ये पता रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहां पे क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, एटलीस्ट वहां पे जहां पे यूनाइटेड नेशन पहुंच सकता है, तो आपके लिए भी बड़ा अच्छा होगा। तो अगर हम सारांश देखें तो स्ट्रेंथ क्या है भारत की, जो हमारे डेटा बाजार है, हमारे यूपीआई आधार की जो नींव है, जो प्रतिभाशाली जो युवा इंजीनियर हैं, जो एक समय भारत को बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर बना चुके हैं, वो वापस से बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा क्या है कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व हम कर सकते हैं, और लगभग 68 बिलियन का विदेशी निवेश भारत में होने वाला है। ये हमारे लिए एक अच्छी बातें हैं। वीकनेस क्या है, हार्डवेयर के लिए हम अभी भी चीन पर निर्भर हैं, पूरा विश्व निर्भर है, अपना कोई फ्रंटियर मॉडल नहीं है। आई विश इस पे देश काम कर रहे हो, मतलब भारत काम कर रहा होगा, कंपनियां काम कर रही होंगी। थ्रेट्स क्या है, आईटी सेक्टर में नौकरियां जाना एक थ्रेट लग रहा है, पर मुझे लगता है कि उतनी ही जॉब ये लेके भी आएगा। और बड़ी कंपनियों का जो अनुचित प्रभाव है, जो टेक जायंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो टेक जायंट्स उसी मौत में मरेंगे जब वो पहाड़ अपने ऊपर गिर जाता है, कुछ ऐसा। बट लेट अस सी कि भारत के दिशा में कम से कम जो भारत की जो कंपनियां हैं वो कम से कम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ नए इनोवेटिव को हम लोग देख सकें। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्वदेशी क्षमता ही वैश्विक शक्ति है। जो भारत वर्षों से स्वदेशी करता आ रहा है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो स्वदेशी करते आए, उसका कोई नकारात्मक अर्थ नहीं था, वो बहुत जरूरी है, वही समझने की बात है। तो केवल वही वैश्विक नियमों को आकार दे सकते हैं जो राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करते हैं, और अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाए अगले 10 वर्षों में तो निश्चित तौर पे हम देश के सबसे बड़े सुपर पावर होंगे। नहीं तो अगर हमसे बोल बचनों में रह गए तो फिर देश के बंटाधार होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए ये कुछ शब्दावलियां हैं, ये आपको मिल जाएंगी हमारे क्या कहते हैं, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, पीडीएफ में मिल जाएंगी, इसको देख लीजिएगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 16 फरवरी से शुरू हो चुका है। 28 फरवरी को इस बैच में, 28 फेब को ये बैच क्या हो जाएगा, इसमें एंडिंग हो जाएगी, मतलब इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। उससे पहले कोशिश कीजिए कि जुड़ लीजिए इस बैच में। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है उससे ही बैच शुरू हो रहा है, तो डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके इस बैच से जुड़िए, ठीक है। और बाकी अगर आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ चाहिए तो ये रहा मेरे टेलीग्राम, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह आएंगे तो एक ही चैनल आएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इट्स विकास लाइव पे, वहां पे भी मुलाकात हो जाएगी। विकास लाइव मेरा कोड है। इस विषय पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।